एनागोल कला है, कशिश पहाड़ों के बीच घिरे हुए, जो मुझे विरासत में अपने आबाओ अजदाद से मिला है। ना हमारे हमले खत्म होंगे, ये पर हैं तुर्कों के। अलाउद्दीन सारी दुनिया पर इंसाफ की हुक्मरानी कायम होने तक ख्वाब सच करने के लिए बाबा, ये सुरंगें कहाँ जा रही हैं? आ जाओ आ जाओ। अल्लाह आसानी पैदा करे। सारे नुकात हैं मंजनीकों के काफी रहेंगे। जेर कोताई तवील अरसे से मालूमात हासिल कर रहा है। किले में हथियार मौजूद हैं। शहजादे, मुन पे बिजली की तरह टूटेंगे। आप दोनों फिलहाल जंग पर जाने की महारत नहीं रखते। हरगिज खाली हाथ मत लौट कर आना। ऐ मेरे अल्लाह, ऐ मेरे अल्लाह। और वो कुछ ही देर में सब्ज घाटी तक पहुंच जाएगा। क्या कहें, तो मैं मर जाऊं? ले हाँ, ये हुई ना बात। जो आपका हुक्म। सब जंग के लिए तैयार है? तैयार है। अल्लाहू अकबर। इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कुर्लुस उस्मान के सीज़न 5 के बारे में। तो फिर चलिए वीडियो को मज़ीद किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, कुर्लुस उस्मान का सीज़न 4 इंतहाई इंटरेस्टिंग रहा और आपने भी उसे ज़रूर पसंद किया होगा। आज की इस वीडियो में सीज़न 5 के पहले एपिसोड के बारे में क्या होने जा रहा है आप ये जानेंगे, इसीलिए इस वीडियो के एंड तक बने रहें। दोस्तों, सीज़न 5 की स्टोरी सीज़न 4 के साथ जुड़ी है, इसीलिए आपको थोड़ा सा पीछे लेकर चलते हैं और इसके बाद सीज़न 5 की स्टोरी आपको बताते हैं। सीज़न 4 के लास्ट एपिसोड में आपने देखा कि उस्मान गाजी ने अपने तमाम दुश्मनों का लगभग ख़ात्मा कर दिया था। साथ ही साथ उन्होंने अपनी आज़ाद रियासत का ऐलान भी कर दिया था। इस पर सुल्तान अलाउद्दीन ने खुशी से रजामंदी ज़ाहिर की थी कि उस्मान सरदार, आप सरहद के ऊपर एक नई रियासत का आगाज़ कर सकते हैं। सीज़न 5 में उस्मान गाजी की रियासत मुकम्मल तौर पर बन जाएगी। उस्मान गाजी के बच्चे उस्मान गाजी की रियासत को चलाएंगे। उरहान और अलाउद्दीन इस रियासत के वारिस होंगे। यहाँ हम आपको बताते चलें कि उरहान का किरदार सीज़न 5 के अंदर काफ़ी बड़ा दिखाया जाएगा और वो उस्मान गाजी के शाना बशाने जंगें भी लड़ेंगे। वो चंद मज़ीद शहरों को फ़तह करेगा, जिसके अंदर बूरसा और मज़ीद कुस्तुनतुनिया के शहर फ़तह करेगा।
सीज़न 5 उस्मान गाजी से उरहान पर शिफ्ट हो जाएगा। उरहान को सल्तनत की बुनियाद सौंप दी जाएगी और चूँकि उस्मानी सल्तनत अब अपने पांव पर खड़ी होने वाली है, उसे उस्मान गाजी का बड़ा बेटा उरहान आगे लेकर बढ़ेगा। सीज़न 5 बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता जाएगा, जिस तरह से सीज़न 4 इंटरेस्टिंग था, और साथ ही साथ उस्मान गाजी के साथी उसमें दम तोड़ते गए थे। तुर्गुस सिपाही से लेकर उसके तमाम सिपाहियों तक सब के सब ने उस्मान गाजी का साथ छोड़ दिया था। उस्मान गाजी अकेले रह गए थे। इसीलिए आपको बताते चलें कि सीज़न 5 के अंदर उस्मान गाजी के सिपाहियों में मज़ीद इजाफ़ा होगा और उस्मान गाजी के जो मौजूदा सिपाही हैं, इनमें से उस्मान गाजी के कोनूर सिपाही इंतहाई करीब होता चला जाएगा। शामिल और तुरहान उस्मान गाजी के सिपाहियों में शामिल होने के बाद चंद और सिपाही भी उस्मान गाजी की जानिब आ जाएंगे और गेंजा बे के ताल्लुक़ से, उनके कबीले से, उनकी सरहदों से और सिपाही भी उस्मान गाजी का साथ देंगे। दोस्तों, हो सकता है कि सीज़न 5 में इल्बिलगे खातून या फिर मलिक शाह, इनमें से किसी एक की एंट्री हो सकती है। सीज़न 5 के अंदर उस्मान गाजी जब उस्मानिया सल्तनत तामीर कर रहे होंगे तो दूसरी जानिब उरहान बाज़ंतीनियों के साथ एक सरहद के ऊपर कुस्तुनतुनिया के लिए जंग लड़ेगा और साथ ही साथ दूसरी सरहदों पर मंगोलों को पीछे की तरफ धकेल दिया जाएगा। सीज़न 5 में उस्मान गाजी के बच्चे तरक्की करेंगे और जब सीज़न 5 स्टार्ट होगा, उस्मान गाजी की स्टोरी से 5 या 10 साल का तवील अरसा गुजरता हुआ दिखाया जाएगा। तो यकीनन उरहान, फ़ातिमा या अलाउद्दीन में से किसी एक का निकाह भी हो चुका होगा, या तो ये लोग बड़े हो जाएंगे और निकाह की तैयारियां जारी होंगी। उस्मान गाजी अपने बेटों को अपना बाजू बनाएंगे और अपनी बेटी फ़ातिमा को अपने औताक की जीनत बनाएंगे। अर्तुरुल गाजी के सीज़न 1 के अंदर रियासत का बीज बोया गया था, वो कुर्लुस उस्मान के सीज़न 5 के अंदर कायम होता दिखाया जाएगा। पढ़ते हैं तो आगे से मलहून इसरागिल खातून से कहती हैं कि मुझे लगता है कि आपने उस्मान के बारे में ऐसा किसी दुश्मन से सुना है और हर सुनी सुनाई बात पर यकीन ना किया करें। तो आगे से इसरागिल खातून मलहून खातून से कहती हैं तो इसका मतलब है कि मैंने झूठ सुना है, मतलब उस्मान साहब ऐसा कोई भी ख्वाब नहीं सोचते जो लोगों पर बोझ है। तो आगे से मलहून इसरागिल खातून से पूछती हैं कि आप मुझे बताएं कि ऐसा कौन सा ख्वाब है उस्मान साहब का जो कि लोगों पर बोझ बन गया है। तो आगे से इसरागिल खातून मलहून खातून से कहती हैं कि एक तरफ वो बागी नईमान, दूसरी तरफ वो बुरसा का तकफूर और तीसरी तरफ वो कूनिया। आपका खून इसी तरह से हमेशा बहता रहता है, लेकिन आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो आगे से मलहून खातून गुस्से में इसरागिल खातून से कहती हैं कि अपनी ज़ुबान पर लगाम दो। आखिर आप ऐसा कहने की जुर्रत कैसे कर सकती हैं इसरागिल खातून? और मैं ये नहीं जानती कि आप कहाँ से आई हैं, लेकिन ये एक सरहदी इलाका है और आप यहाँ पर कहीं भी जाएंगी तो आपको हर तरफ दुश्मन ही नजर आएंगे। तो आगे से इसरागिल खातून मलहून खातून से कहती हैं कि मेरा तारुफ जानने के बाद तुम्हें पता चल जाएगा कि मेरे पास ये जुर्रत और हिम्मत कैसे आई। तो आगे से मलहून इसरागिल खातून से कहती है मैं जानती हूँ कि आप इसरागिल खातून हैं। तो आगे से इसरागिल खातून मलहून खातून से कहती है मैं जानती हूँ कि आप भी मलहून खातून हैं। तो मलहून आगे से सवाल करती हैं कि आप यहाँ पर क्या कर रही हैं और यहाँ पर क्यों आई हैं, और हम तो आपका हवेली में इंतजार कर रहे थे। तो आगे से गज़ब खान की बेटी इसरागिल खातून मलहून खातून से कहती हैं कि मैं बाजार में इसलिए आई क्योंकि मैं यहाँ के लोगों से उस्मान साहब के बारे में जानना चाहती थी। और क्या आपके बात जानती हैं कि आप सल्जुक रियासत की पाबंद हैं मलहून, और सल्जुक रियासत हमारी है। इसके बाद नाजरीन हमें सुल्तान अलाउद्दीन और इसमें सुल्तान जलाली को दिखाया जाता है, जहाँ पर सुल्तान अलाउद्दीन गुस्से में जलाली से कहता है कि जलाली, सल्जुक रियासत में हर तरफ एलची भेजो, हमें अपना तख्त वापस लेना है और हमें यहाँ पर अपने वफादार सिपाही चाहिए। अब ये हुक्म सुनने के बाद जलाली वहाँ से चला जाता है। जलाली के जाने के बाद इसमें सुल्तान अपने बेटे से कहती है कि जो सिपाही सरहद जाएंगे वो आपसे आपका तख्त छीनने वालों का बदला जरूर लेंगे, और मैं कसम खाती हूँ कि मैं उन सबको मार डालूंगी। तो आगे से अलाउद्दीन इसमें सुल्तान से कहता है कि हमारी रहमत में जीने वाले अब हमारी गजब से मरेंगे और तैफूर और नईमान के साथ मिलकर हम अपना लश्कर जमा करेंगे। तो आगे से इसमें सुल्तान अलाउद्दीन को बताती हैं कि तैफूर ने सुल्तान महसूद के साथ मुआहदा कर लिया है और नईमान भी उसका साथ देगा, इसलिए हम अपनी फतह खुद अपनी हाथों से हासिल करेंगे। और फिर उसके बाद उस्मान साहब, जो कि खुद को बहुत बहादुर समझता है, मजबूत समझता है, वो ज़्यादा देर तक जिंदा नहीं रह पाएगा वो बागी इंसान, और मैं बहुत जल्द
अलचचक का हिसाब खुद अपने हाथों से लूंगी। इसके बाद नाजरीन हमें जंगल में अलचचक खातून को सिपाहियों के साथ जाते हुए दिखाया जाता है, तो दूसरी तरफ इसमिहा सुल्तान का अजीम सिपाही काराबिल बाकी सिपाहियों के साथ छुपा होता है और वो सिपाहियों से कहता है कि इसमिहा सुल्तान अलचचक खातून को जिंदा चाहती हैं, इसलिए हमें सिर्फ और सिर्फ सिपाहियों को मारना होगा। और ये कहने के बाद वो फौरन से अपने तीरों से उस्मान साहब के सिपाहियों पर हमला शुरू कर देते हैं। जैसे ही हमला शुरू होता है तो अलचचक खातून फौरन से घोड़े से उतर जाती है और सिपाहियों से कहती है कि एक चाल है, फौरन अपने आप को महफूज कर लो। और इसके बाद सिपाही आपस में यही कहते हैं कि अलचचक की हिफाजत की जाए। तो दूसरी जानिब काराबिल सिपाहियों के साथ फौरन से अलचचक और अलचचक के सिपाहियों के सामने आ जाता है उनसे लड़ने के लिए। और इसके बाद नाजरीन अलचचक खातून भी जंग में शिरकत करती हैं और ये जंग शुरू हो जाती है। और इसके बाद नाजरीन अलचचक और काराबिल का सामना होता है, तो काराबिल अलचचक से कहता है कि कोई रास्ता नहीं है तुम्हारे पास, बेहतर है कि तुम हथियार डाल लो, इसमिहा सुल्तान तुम्हें जिंदा देखना चाहती हैं, तुम और तुम्हारी माँ को तुम्हारी गद्दारी का अंजाम देना होगा। तो आगे से अलचचक काराबिल से कहती है कि गद्दार तुम हो और गद्दार इसमिहा सुल्तान है। तो आगे से काराबिल लड़ते हुए अलचचक से कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए तुम और तुम्हारी माँ ज़रूर मरोगे। लेकिन नाज़रीन जैसे ही जंग शुरू होती है तो काराबिल बड़ी चालाकी से अपनी तलवार से अलचचक खातून को ज़ख्मी कर देता है और इसके साथ ही वो अपनी तलवार से अलचचक खातून को खंजर भी मार देता है। और इसके बाद जब अलचचक खातून ज़ख्मों की वजह से ज़मीन पर गिर जाती हैं और इसके बाद काराबिल जैसे ही उसे मारने लगता है तो अलचचक खातून के सिपाही आकर उसे बचा लेते हैं। और इसी मौके का फ़ायदा उठाते हुए अलचचक खातून ज़ख्मों की वजह से भी वहाँ से भाग रही होती है ताकि वो वहाँ से अपनी जान की हिफाजत कर सके। और जैसे ही काराबिल की नज़र अलचचक पर पड़ती है तो वो सिपाहियों से कहता है कि चलो उसे ढूंढो, वो भाग रही है। इसके बाद नाजरीन हमें दिखाया जाता है कि उस्मान साहब जैसे ही यानी शहर के बाज़ार में आते हैं तो बहुत सारे लोग बड़ी खुशी से उस्मान साहब के फतह का इस्तकबाल करते हैं और उन्हें मुबारकबाद पेश करते हैं। इसके बाद नाजरीन हम अलचचक खातून को जंगल में दिखाया जाता है जहाँ पर वो बहुत मुश्किलों से ज़ख्मों में होने के बावजूद कीचड़ में जाकर नीचे जाकर छुप जाती है, लेकिन काराबिल सिपाहियों के साथ वहाँ पर भी आ जाता है और उसे वहाँ पर अलचचक खातून के निशानात नज़र आ जाते हैं। वो सिपाहियों से कहता है कि वो यहीं से गई है और वो ज़ख्मी है, वो ज़्यादा दूर नहीं गई होगी, चलो उस तरफ चलते हैं। इसके बाद नाजरीन हमें अलचचक खातून को दिखाया जाता है जहाँ पर वो पेड़ के नीचे छुपी होती हैं और अपने पेट के ज़ख्म की वजह से रो रही होती हैं कि मेरा बच्चा वो अब नहीं रहा। और इसके बाद बहुत मुश्किलों से वापस उठने की कोशिश करती हैं। इसके बाद नाजरीन हमें दोबारा से काराबिल को दिखाया जाता है जहाँ पर वो सिपाहियों से कहता है कि वो चली गई है मेरे ख्याल से, अब हमें वापस जाना होगा और नदी के किनारे से जाना होगा। और इसके बाद नाजरीन हमें दिखाया जाता है कि अलचचक खातून उसी नदी के पानी से जा रही होती हैं। और इसके बाद नाजरीन हमें दिखाया जाता है कि काराबिल भी उसी नदी के किनारे पर आ जाता है और इसके बाद वो पानी के गहराव को चेक करता है। पानी के गहराव को देखने के बाद वो सिपाहियों से कहता है कि अब हमें जाना होगा, वो नहीं है। तो आगे से सिपाही काराबिल से कहता है हम क्या करेंगे अब, इसमिहा सुल्तान को क्या जवाब देंगे। और इसके साथ ही नाजरीन इस एपिसोड का यहीं पर इख्तिताम हो जाता है। खातून भी आ जाती हैं। मलहून खातून आकर अलचचक से उनकी तबीयत के बारे में पूछती हैं तो आगे से काराबिल हंसते हुए मलहून खातून को बताती हैं कि सब कुछ खैर खैरियत है अल्लाह ताला की मदद से और अलचचक खातून उम्मीद से है। और ये ख़बर सुनकर मलहून खातून को भी काफ़ी खुशी महसूस होती है। इसके बाद मलहून अलचचक से कहती हैं अलचचक ये ख़बर सुनकर मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी महसूस हुई है, अल्लाह ताला तुम्हें एक अच्छी औलाद नसीब फरमाए। तो आगे से अलचचक आमीन कहती हैं और इसके बाद अलचचक अपने बिस्तर से उठकर मलहून खातून से कहती हैं कि अब मुझे कबीले जाना होगा, वो मदद के सामान का इंतज़ार कर रहे होंगे और मुझे ये खुशखबरी वालिदा को और एक तैमूर को भी सुनानी है। तो आगे से मलहून अलचचक से कहती हैं तुम जा सकती हो मेरी बेटी, लेकिन सिपाहियों के साथ जाओगी। तो आगे से अलचचक मलहून खातून से कहती हैं कि सिपाहियों की ज़रूरत नहीं है, वो मैदान में मेरा इंतज़ार कर रहे होंगे। तो आगे से मलहून अलचचक से कहती हैं चाहे कुछ भी हो जाए तुम्हें तदाबीर इख्तियार करनी होगी। और इसके बाद मलहून सिपाहियों को बुलाती हैं। इसके बाद नाजरीन हमें जंगल में उस्मान साहब को दिखाया जाता है जहाँ पर वही लोग उस्मान साहब को जंगल में अपने बेटों और सिपाहियों के पास लेकर आ जाते हैं और इसके बाद उस्मान साहब की आंखों को खोल दिया जाता है। पट्टी खोलने के बाद वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। अब इसके बाद उस्मान साहब अपने दोनों बेटों और सिपाहियों से मुखातिब होकर ये कहते हैं मेरे बेटों, मेरे सिपाहियों, अब वक्त आ चुका है फतूहात हासिल करने का और हमारा अगला हदफ कोह निसार है।
اور کوپرو حصار نے ماشاءاللہ سے ہمیں اس نیکی حاکمیت دی ہے، اور انشاءاللہ کوہ نثار کی فتح ہمیں برسا کی حاکمیت دے گی۔ اگر ہمارے رب نے چاہا تو انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا۔ تو آگے سے برہان عثمان صاحب سے کہتا ہے انشاءاللہ میرے حضور، لیکن کیا ہم جاسوس بھیج سکتے ہیں؟ تو آگے سے عثمان صاحب ایک تیمور سے سوال کرتے ہیں کہ جاسوس اس وقت کہاں ہے ایک تیمور؟ تو ایک تیمور صاحب آگے سے عثمان صاحب کو بتاتے ہیں کہ وہ ابھی آتا ہی ہوگا۔ تو آگے سے عثمان صاحب کہتے ہیں کہ میں نے ایک تیمور سے صحیح وقت پر سوال کیا اور کوہ نثار کے لیے جاسوس روانہ کر دیا جائے۔ تو آگے سے بہندر عثمان صاحب سے مخاطب ہو کر یہ کہتا ہے میرے حضور، کیا آپ کوپرو حصار سے پہلے کوہ نثار حاصل کریں گے؟ تو آگے سے عثمان صاحب بہندر سے کہتے ہیں کہ اگر آپ لوگ میرے خوابوں اور منصوبوں کے بارے میں جان جائیں تو آپ لوگوں کو رات کو نیند بھی نہیں آئے گی۔ تو آگے سے بہندر عثمان صاحب کی تعریف کرتے ہوئے کہتا ہے ماشاءاللہ میرے حضور، اس بات میں کوئی شک نہیں۔ اور اس کے بعد ناظرین، عثمان صاحب کا ایک سپاہی گھوڑے پر سوار ہو کر عثمان صاحب کے پاس آتا ہے اور آ کر عثمان صاحب کو تفصیلات فراہم کرتا ہے۔ وہ عثمان صاحب سے کہتا ہے کہ وہ لوگ ہمیں نقصان پہنچا کر بہت ہی زیادہ خوشی محسوس کر رہے ہیں اور وہ جشن منانے کا بھی سوچ رہے تھے، لیکن کوپرو حصار کی فتح نے ان کی تمام جشن اور خوشی پر پانی پھیر دیا، اور اس کے بعد ان تمام لوگوں نے تمام سپاہیوں کو قبیلوں سے اور دیہاتوں سے کوہ نثار کی طرف منتقل کر دیا ہے، اور تیکفور برسا چلا گیا اور وہ ہمارا انتظار کر رہے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ہی وہ سپاہی عثمان صاحب کو کچھ نقشے بھی فراہم کرتا ہے۔ تو آگے سے عثمان صاحب ان نقشوں کو لیتے ہوئے سب سے یہ کہتے ہیں کہ انہیں انتظار کرنے دو، بس وہ انتظار ہی کرتے رہیں گے، انہیں بس ڈرنے دو، اور ایسا وقت بھی ضرور آئے گا کہ وہ لوگ راتوں کو سو بھی نہیں پائیں گے اور یقیناً تباہ ہو جائیں گے، اور جب وہ اس بات کی توقع بھی نہیں کر رہے ہوں گے تو کوہ نثار ترکوں کی ملکیت بن جائے گی۔ لیکن اس سے پہلے ہمیں بہت کچھ کرنے کی ضرورت ہے۔ بہت سے ایسے لوگ ہوں گے جو ہمیں مارنے کی کوشش کرنا چاہیں گے، تو پہلے ان کا خاتمہ کرنا ضروری ہوگا۔ اور اس کے بعد ناظرین، عثمان صاحب کا ایک اور سپاہی آ کر عثمان صاحب کو یہ خبر دیتا ہے کہ غزن خان کی بیٹی اسرائیل خاتون یعنی شہر کی طرف روانہ ہو گئی ہیں۔ تو عثمان صاحب سپاہیوں کو حکم دیتے ہیں کہ سپاہیوں، ہم لوگ یعنی شہر جائیں گے۔ اس کے بعد ناظرین، ہمیں غزن خان کی بیٹی اسرائیل خاتون کو اپنے سپاہی کے ساتھ یعنی شہر کے بازار میں دکھایا جاتا ہے، جہاں پر وہ ایک کر کے ایک دکاندار کے پاس جاتی ہیں اور اسے یہی کہتی ہیں کہ اللہ آپ کے کام کو آسان کرے۔ تو آگے سے دکاندار اسرائیل خاتون کو شکریہ ادا کرتا ہے اور اس کے بعد وہ ان کے سامان کا معائنہ کرتی ہیں، اور اس کے ساتھ ہی وہ ان سے تاجروں کے بارے میں پوچھتی ہیں۔ تو وہ دکاندار اسرائیل خاتون کو تاجروں کے بارے میں بتاتا ہے کہ عثمان صاحب ہماری بہت مدد کرتا ہے اور ہمارا یہ سامان عثمان صاحب کی مدد سے کافی اچھا ہوتا ہے، اور ہمارے تاجر بھی جنگ سے باز نہیں آتے، لیکن وہ ہمیشہ دوسروں کے بارے میں اچھا سوچتے ہیں اور ہمیشہ کی طرح ہماری حفاظت کرتے ہیں۔ تو آگے سے دوسرا دکاندار اسرائیل خاتون کو یہ کہتا ہے کہ عثمان صاحب کو اللہ لمبی عمر دے، عثمان صاحب ہمیشہ سے تاجروں کی حفاظت کرتا ہے۔ تو آگے سے اسرائیل خاتون دکاندار سے کہتی ہیں کہ آپ ہمیشہ عثمان صاحب کی تعریف کرتے ہیں، لیکن میں نے ہمیشہ اس طرح سے نہیں سنا۔ تو آگے سے ملہون خاتون بھی وہاں پر آ جاتی ہیں۔ ملہون خاتون اسرائیل خاتون سے کہتی ہیں کہ آپ نے غلط سنا ہے، اور آپ مجھے ذرا بتائیں کہ آپ نے کیا سنا ہے۔ تو آگے سے اسرائیل خاتون ملہون خاتون کو دیکھتے ہوئے ملہون خاتون سے کہتی ہیں کہ میں نے یہ سنا ہے کہ عثمان صاحب خواب دیکھتے ہیں، اور وہ ایسے خواب دیکھتے ہیں کہ ان خوابوں کی وجہ سے لوگوں کو بہت سے نقصانات اٹھانے پڑتے ہیں۔ تو آگے سے ملہون اسرائیل خاتون سے کہتی ہیں کہ مجھے لگتا ہے کہ آپ نے عثمان کے بارے میں ایسا کسی دشمن سے سنا ہے، اور ہر سنی سنائی بات پر یقین نہ کیا کریں۔ تو آگے سے اسرائیل خاتون ملہون خاتون سے کہتی ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ میں نے جھوٹ سنا ہے، مطلب عثمان صاحب ایسا کوئی بھی خواب نہیں سوچتے جو لوگوں پر بوجھ ہے۔ تو آگے سے ملہون اسرائیل خاتون سے پوچھتی ہیں کہ آپ مجھے بتائیں کہ ایسا کون سا خواب ہے عثمان صاحب کا جو کہ لوگوں پر بوجھ بن گیا ہے۔ تو آگے سے اسرائیل خاتون ملہون خاتون سے کہتی ہیں کہ ایک طرف وہ باغی نعیمان، دوسری طرف وہ برسا کا تیکفور، اور تیسری طرف وہ کونیاں۔ آپ کا خون ہمیشہ اسی طرح سے بہتا رہتا ہے، آپ کا خون اسی طرح سے ہمیشہ بہتا رہتا ہے، لیکن آپ کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو آگے سے ملہون اسرائیل خاتون سے غصے میں کہتی ہیں کہ زبان لگام کو دو۔ تو آگے سے ملہون خاتون غصے میں اسرائیل خاتون سے کہتی ہیں کہ اپنی زبان پر لگام دو، آخر آپ ایسا کرنے کی جرت
آخر آپ ایسا کہنے کی جرت کیسے کر سکتی ہیں اسراغل خاتون؟ اور میں یہ نہیں جانتی کہ آپ کہاں سے آئی ہیں، لیکن یہ ایک سرحدی علاقہ ہے اور آپ یہاں پر کہیں بھی جائیں گی تو آپ کو ہر طرف دشمن ہی نظر آئیں گے۔ تو آگے سے اسراغل خاتون ملہون خاتون سے کہتی ہیں کہ میرا تعارف جاننے کے بعد تمہیں پتہ چل جائے گا کہ میرے پاس یہ جرت اور سلطان محمد فاتح، جو کامنلی محمد دا کنکرر کے نام سے بھی جانے جاتے ہیں، اوٹمن امپائر کے ایک مشہور سلطان تھے۔ ان کا واقعہ استنبول کانسٹینٹینوپل کی فتح کے ساتھ شروع ہوتا ہے، جو ایک تاریخی اور اسٹریٹجک ایونٹ ہے۔ سلطان محمد فاتح نے 1453 میں کانسٹینٹینوپل کو فتح کر کے بازنطینی امپائر کو ختم کر دیا۔ یہ فتح ایک عظیم ملٹری اور اسٹریٹجک پلاننگ کا نتیجہ تھا اور یہ ترکی کی کیپٹل بھی بنی، جسے پھر سے استنبول نام دیا گیا۔ ان کا قدم یورپ کی طرف سے اوٹومن امپائر کو اور بھی مضبوط بناتا گیا۔ انہوں نے اسلامک پرنسپلز اور ملٹری اسٹرینج کو کمبائن کر کے اوٹومن امپائر کو ایک بڑا اور طاقتور امپائر بنایا۔ ان کے مقاصد استنبول کی فتح کے ساتھ ہی نہیں ختم ہوئے، بلکہ ان کا ارادہ اوٹومن امپائر کو بڑی اور پاورفل امپائر بنانے کا تھا، جو کہ وہ سکسیسفلی کرنے میں کامیاب رہے۔ سلطان محمد فاتح کا نام اسلامک ہسٹری میں ایک مہتوپورن حصہ ہے، جن کی لیڈرشپ اور کنکویسٹ نے اوٹومن امپائر کو ایک گلوبلی ریکگنائزڈ اور ڈومینیٹ فورس بنایا، جس کا اثر آج بھی دنیا کی تاریخ میں محسوس ہوتا ہے۔